ब्रेक के बाद स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में। शुरुआत डोंबिवली से करेंगे, जहां डोंबिवली में 21 मंजिला कथित अवैध इमारत पर कार्रवाई की मांग की गई। और साथ ही बात होगी शाजापुर की, जहां तकनीकी शिक्षा विभाग में प्रशिक्षक अधिकारी बने सेवानिवृत्त फौजी धीरज सिंह मेवाड़ का भव्य स्वागत किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। मौसम विभाग के भारी से बेहद भारी बारिश के पूर्वानुमान के बाद डभोई शहर और तालुका में बाढ़ से निपटने के लिए प्रशासन हाई अलर्ट पर है। पूर्व डिप्टी कलेक्टर हिमांशु पारिक को नोडल अधिकारी बनाया गया है। उन्होंने प्रोविंशियल ऑफिसर रविराज सिंह परमार और म्यूनिसिपल चीफ ऑफिसर जयकिशन तड़वी के साथ बाढ़ तैयारियों, 9 संचालित राहत शिविरों और जरूरत पड़ने पर शुरू किए जाने वाले 3 अतिरिक्त शेल्टरों का निरीक्षण किया। राणा समाजवाड़ी, दर्जी समाजवाड़ी और 70 गांव समाजवाड़ी सहित विभिन्न शेल्टरों की व्यवस्थाओं तथा वधवाना लेक वेटलैंड के जलस्तर का भी जायजा लिया गया। प्रशासन ने सभी विभागों को अलर्ट रहने के निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए बचाव और राहत की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभागनी आगाही मुजब આજે ને આવતીકાલે 2 દિવસ સમગ્ર મધ્ય ગુજરાતમાં અને એમાં આપણું વડોદરા જિલ્લાનો પણ સમાવેશ થતો હોય રેડ એલર્ટની આગાહી છે અને એના ભાગરૂપે વહીવટીતંત્રએ પૂરતું આયોજન કર્યું છે, પૂરતી વ્યવસ્થાઓ કરી છે। સૌ અધિકારીશ્રીઓને તાકીદ કરવામાં આવી છે અને તમામ અધિકારીઓ અત્યારે હેડક્વાર્ટરમાં હાજર છે। આ તબક્કે હું ડભોઈ તાલુકાની સમગ્ર જનતાને, નાગરિકોને અનુરોધ કરું છું। અમારું ડેપ્યુટી કલેક્ટર કચેરીએ પણ કંટ્રોલ રૂમ કાર્યરત છે। સાથે સાથે નગરપાલિકા વિસ્તારનો નગરપાલિકાનો ચીફ ઓફિસરશ્રીની કચેરીએ પણ કંટ્રોલ રૂમ કાર્યરત છે, જેથી નીચાણવાળા વિસ્તારો છે અથવા જ્યાં પાણી ભરાવાની સમસ્યા થઈ શકે છે એવી જગ્યાના રહીશોને હું ખાસ વિનંતી કરું છું વહીવટીતંત્રને સહકાર આપે અને જે આશ્રયસ્થાનો નગરપાલિકાએ 9 જેટલા આશ્રયસ્થાનો નક્કી કર્યા છે ત્યાં એ લોકો શિફ્ટ થવા માટે અમને સહયોગ આપે। સાથે સાથે સમગ્ર ડભોઈ તાલુકાની વાત કરું તો ઢાઢર નદી અને દેવ ડેમના કારણે જે પાણી આપણને લાગે છે ડભોઈ તાલુકાને, તો એ 12થી 14 ગામો એવા છે કે જે ભયજનક રીતે ત્યાં પાણી ભરાતું હોય છે। તો એવા ગામોના નાગરિકોને પણ હું આ તબક્કે અપીલ કરું છું એ વિસ્તારો માટે પણ તાલુકા કક્ષાએથી, તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રીની કક્ષાએથી 19 આશ્રયસ્થાનો નક્કી કરવામાં આવ્યા છે। ત્યાં ભોજન, પાણીની, ઇવન દવાની પણ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે। તો એમાં એ નાગરિકો ત્યાં આશ્રય સ્થાનમાં સ્થળાંતર થાય એ માટે એમને પણ હું નમ્ર અને આગ્રહભરી વિનંતી અપીલ કરું છું। સાથે સાથે સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર અને પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રમાં પણ દવાઓનો પૂરતો જથ્થો આપણે ત્યાં ઉપલબ્ધ છે। તમામ તબીબો ફરજ પર હાજર છે, કાર્યરત। गुजरात से सीनियर संवाददाता लाल भाई की रिपोर्ट। देहरादून माड़ा गांव में स्थापित कथित विवादित मूर्तियों को हटाने की मांग को लेकर भैरव सेना ने लैंसडाउन चौक पर प्रदर्शन कर नारेबाजी और पुतला दहन किया। संगठन का आरोप है कि वर्ष 2022 में श्री बद्रीनाथ धाम क्षेत्र के माड़ा गांव में दिवंगत व्यक्तियों की मूर्तियां सनातन परंपराओं के विपरीत स्थापित की गई, जिन पर आश्वासन के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। भैरव सेना के केंद्रीय सचिव संजय पवार ने चेतावनी दी है कि मूर्तियां नहीं हटाई गई तो संगठन उग्र आंदोलन करेगा। प्रदर्शन में संगठन के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। जो बद्रीनाथ में मंदिर चढ़ावा में चोरी हुई, आज कल जो प्रमोद नौटियाल थे उन्होंने भी अपने आरोपों को स्वीकार कर लिया है। क्या आप जांच से संतुष्ट हैं या कुछ और लोग भी इसमें हो सकते हैं, उनके नाम सामने नहीं आ रहे? देखिए, जब तक बरामदगी नहीं होती है तब तक कोर्ट के सामने कुछ भी तथ्य जो है सब निराधार साबित होंगे, क्योंकि पुलिस को दिया गया बयान और कोर्ट में दिए गए बयान में फ़र्क होता है। तो जब तक बरामदगी नहीं होती ढंग की, देखिए बोलने को सालिग्राम उठा दिया, बोलने को ये केसर उठा दिया, बोलने को बरामद कहाँ है? और ये तो वैसे भी जो पूजा करने वाली चीज़ें हैं। मेन जो वहाँ पर जो चंदा चोरी की जो बात आई है वो आभूषण की है, वो जो है पैसे की है। वो बरामद हो जाए तो उसके बाद आएगी जो है इसमें तब स्पष्टता आ पाएगी। इसमें महादेव उनियाल जी जो है SHO मेरे पास आए थे, उन्होंने मुझसे बात करी है और बात करने के मैंने अपने बयान दिए। तो जो शिकायतकर्ता के रूप में उन्होंने मुझसे पूछा था कि क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं बता दिया सारा का सारा उनको। और जहाँ तक मुझे बयान के दौरान जो मुझे आभास हुआ
तो उसमें जो है सकारात्मक जो है पुलिस अभी काम कर रही है। पर पुलिस की जांच आगे कितनी प्रभावी होगी ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। आपने बोर्ड भंग करने की भी मांग करी थी जो BKTC का है, उस पर भी अभी कुछ नहीं हो पाया है। बिल्कुल, देखिए मांग तो लगातार बहुत सारी हो रही है, क्योंकि हमने पहले ही कहा था कि जब तक प्रभाव रहेगा, दबाव रहेगा, तब तक जो है पारदर्शिता आएगी कि नहीं आएगी, इसमें सभी को संदेह है। और जनता की मांग को देखते हुए, सनातनियों की मांग को देखते हुए थोड़ा सा सरकार को इसमें थोड़ा सा और कड़ा कदम उठाना चाहिए। देहरादून से सी न्यूज़ संवाददाता प्रवचन सिंह की रिपोर्ट। डोंबिवली प्रभाग क्रमांक 22 स्थित ओम सामप्रिया संकुल में ओमकार रियल्टर्स द्वारा 14 मंजिल की स्वीकृति के बावजूद कथित रूप से 21 मंजिला टावर बनाने का मामला सामने आया है। नगर सेवक विकास म्हात्रे ने आरोप लगाया कि 15वीं से 21वीं मंजिल तक 7 अतिरिक्त मंजिलों का निर्माण बिना अनुमति किया गया है। उनके अनुसार डेवलपर पर कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के करीब 7 करोड़ रुपया बकाया है। शिकायत के बाद नगर रचना विभाग और ह7 प्रभाग कार्यालय ने नोटिस जारी किया, लेकिन 15 दिन बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। म्हात्रे ने प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि कथित अवैध निर्माण से महानगर पालिका के राजस्व और घर खरीदारों के हित प्रभावित हो रहे हैं। मी माझ्या प्रभाग राजूनगरमध्ये पॅनल 22 नंबरमध्ये नीता वैती म्हणून या वैद्यच्या विकासाने 14 माले परमिशन घेऊन बिल्डिंग बांधली, परंतु त्याच्यावर 7 माले अनधिकृत कुठला महापालिकेचा परमिशन न घेता बांधल्या गेले। ती माझ्या निदर्शनास आल्यानंतर मी नगररचना महापालिका तोडफोडे साहेबांच्या निदर्शनास आणलं, त्याचप्रमाणे कमिशनर साहेबांच्या निदर्शनास आणले, तसेच वार्ड ऑफिसरच्या देखील निदर्शनास आणून दिले। मी पत्रव्यवहार देखील केला आहे। ह्या 7 माले जो महापालिकेचा कर जो आहे 7 कोटी ते देखील भरला नाही, 5 वर्षापासून भरणार होता, ते देखील निदर्शनास आणून त्याच्यावर 7 माल्यावरती बांधल्यानंतर 21 माल्याची बिल्डिंग आली। त्या 7 माल्यावर कारवाई करण्याची मी मागणी केलेली आहे। अनधिकृत आपण बघाल तर डोंबिवली कल्याणमध्ये विकासात अनधिकृत बांधकामचा मोठा हे चालला होता। त्याच्यामध्ये जर आज लिगलीच बिल्डिंग बांधणारा माणूस 7 माले जर अनधिकृत बांधत असेल तर मग याच्यामध्ये नागरिकांनी कोणावर विश्वास द्यायचा, ही याच्याकरता मी मागणी केलेली आहे की ह्या बिल्डिंगवर लवकरात लवकर कारवाई होई, माझी मागणी आहे। राजू डोंबिवली से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद में कांवड़ यात्रा मेले की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने एडीजी जोन कानपुर अनुपम कुलश्रेष्ठ ने डीआईजी यमुना प्रसाद और पुलिस अधीक्षक आरती सिंह के साथ पांचाल घाट क्षेत्र का निरीक्षण किया। उन्होंने मुख्यमंत्री के निर्देशों के तहत गंगा घाटों पर बैरिकेडिंग मजबूत करने, डूबने की घटनाएं रोकने और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए। एडीजी ने कन्नौज और फतेहगढ़ का भी निरीक्षण कर कांवड़ यात्रियों के लिए पेयजल, प्रकाश और अन्य आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने तथा पूरे रूट पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। श्रद्धालु जल भरने के लिए आते हैं। इसी सिलसिले में कानपुर जोन के जो क्षेत्र हैं जहाँ से जल अमूमन भरा जाता है, जैसे कि कन्नौज और फर्रुखाबाद, इन दोनों ही जनपदों की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया है। और कन्नौज में जो हमारा मेहंदी घाट है उसका निरीक्षण, और वहाँ से आगे बढ़कर ये पंचाल घाट का निरीक्षण, घाटों की सफाई, घाटों में सुरक्षा की व्यवस्था और ड्राउनिंग से बचने के लिए जो भी व्यवस्थाएं कायम होनी है उन सब का जायज़ा लेना, ये सारी चीज़ें देखी जा रही हैं। और बैरिकेडिंग की व्यवस्था ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि सभी घाटों पर बैरिकेडिंग की व्यवस्था अच्छे से होनी चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की डूबने की घटना ना हो। इसी उद्देश्य से इन सब चीज़ों का, इन सब घाटों का निरीक्षण किया जा रहा है और काफ़ी संतोषजनक रहा है यहाँ पर भी और कन्नौज में भी। जो व्यवस्थाएं हैं, कुछ जो अभी कमियां हैं उनको आने वाले इतवार के दिन से पहले पूरा कर लिया जाएगा ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की असुविधा ना हो और वो अपने कार्यक्रम को सहजता से पूर्ण कर सकें। जल भरने की और उनके मार्गों की व्यवस्था और लाइट, बिजली, पानी, सब की व्यवस्थाएं अच्छे से सुचारू रूप हो, इसी सब चीज़ों का निरीक्षण हुआ। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश की रिपोर्ट।
इगलास नगर पंचायत के वरिष्ठ लिपिक विमल कुमार शुक्ला के सेवानिवृत्त होने पर कार्यालय में भव्य विदाई समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर उन्हें शॉल उड़ाकर, पुष्पहार पहनाकर, प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। नगर पंचायत अध्यक्षा कमलेश शर्मा, अधिशासी अधिकारी ब्रजेंद्र कुमार चौधरी, हरीश कुमार शर्मा, मुकेश कुमार शर्मा उर्फ गुड्डा, सत्यप्रकाश शर्मा, योगेश कुमार, सुनील कुमार, गौरव शर्मा, वीरेंद्र सिंह, एडवोकेट हरिशंकर शर्मा, चंद्रपाल वर्मा, बनवारी लाल पुष्प और ब्रजेश पंडित सहित अन्य लोगों ने उनके ईमानदार और निष्ठापूर्व सेवा काल की सराहना करते हुए भावभीनी विदाई दी। इगलास से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्रजीत की रिपोर्ट। लातेहार शहर स्थित मुख्यमंत्री उत्कृष्ट बालिका विद्यालय का विवाद गहरा गया है। गुरुवार को छात्राओं ने प्राचार्य ज्योत्सना को एक शिक्षक पर प्रताड़ना व अन्य आरोप लगाते हुए उपायुक्त संदीप कुमार को शिकायत दी थी। शुक्रवार को प्राचार्य की प्रेस वार्ता के दौरान छात्राओं 2 गुटों में बंट गईं और एक पक्ष ने नामांकन में से 5 से 10 हज़ार रुपये तक वसूली, खराब पढ़ाई, छात्रावास व भोजन व्यवस्था के आरोप लगाए, जबकि दूसरे पक्ष ने इन आरोपों को निराधार बताया। प्राचार्य ज्योत्सना ने सभी आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि प्रवेश पूरी तरीके से विभागीय नियमों के अनुसार होता है और विद्यालय हर जांच में सहयोग करेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि डीएसओ कार्यालय के नीरज कुमार और उत्तम कुमार हर महीने 30,000 रुपये की मांग करते हैं और नहीं देने पर विवाद खड़ा किया जा रहा है। वहीं जिला शिक्षा पदाधिकारी गौतम साहू ने कहा कि मामला विद्यालय का आंतरिक विवाद प्रतीत होता है और अनुमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में जांच जारी है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई होगी। 5,000 लिया गया था, बोल के एडमिशन लिया जाएगा, आपको मतलब आपका एडमिशन हो जाएगा यहाँ पे। किससे लिया गया था? मेरे से लिया गया, मेरे से बोला गया। पूजा कुमारी एडमिशन थे तो हमको पता नहीं था कि फी कितना लिया जाता है, तो वही 5,000 लिया गया था और फिर बस। किसके द्वारा लिया गया था? मेरे ही से लिया गया था। टीचर, अब तो प्रिंसिपल है तो टीचर को बोली होंगी तभी तो टीचर लिया। बताइए। मेरी क्लास की फीस है, एक क्लास में पढ़ती है, उसे 15,000 लिया गया एडमिशन का। एडमिशन का और किसके नाम पे पैसा लिया? किसी से पीहू है, उसके से 5,000 लिया गया है। 5,000 सबसे लिया गया 5,000, 2,000, 3,000, ऐसे लिया गया 30,000 इस तक लिया गया। क्या आप लोग को छोटा मोटा गलती में हटाने का भी धमकी दिया जाता है? क्या किसी को अभी तक रेस्ट्रिक्टेड भी किया गया है? किसी को हटाया भी गया हटाया गया है और दूसरा को पैसा लेके एडमिशन का भी बात करती है। प्रधानमंत्री हूँ और मैं बहुत टाइम से यहाँ पर हूँ। मैंने सब कुछ देखा है कि हमारी क्लासेस प्रॉपर चलती है, सब कुछ एक चीज़ का मैम बहुत बारीकी से ध्यान रखती है और यहाँ पर कुछ गलत नहीं हुआ है। हमारी प्रभारी, हमारे प्रिंसिपल पर जो भी आरोप लगाए गए हैं सब झूठे आरोप हैं, सब फंसाया गया है, उनको अपने तरफ किया गया है। यहाँ पर खाने पीने का भी कोई दिक्कत नहीं है, खाना भी अच्छा मिलता है, हमारे स्कूल का डिसिप्लिन हर एक चीज़ अच्छा है। बस यहाँ पर कुछ ऐसी दीदियाँ हैं जिसका मतलब जो लोग डिसिप्लिन में हैं उन्हें डिसिप्लिन सिखाया जा रहा है, बस उस बात से उन्हें प्रॉब्लम है और वो ये सब कर रही है और उन्हें अपने तरफ भटकाया जा रहा है। क्या नाम हुआ? मेरा रेशमी प्रवीण नाम है। कितने क्लास में है आप? 11th साइंस। क्या हुआ बेटा? मेरा नाम सृष्टि कुमारी है। आपके टीचर प्रिंसिपल के ऊपर आरोप लग रहा है कुछ बच्चों के द्वारा कि प्रताड़ित किया जाता है, तो इस पे क्या कहना चाहती हो आप? सर, मुझे नहीं लगता कि मैम ने कुछ गलत किया, क्योंकि जब से मैम आई है ना, मतलब हम साइंस स्टूडेंट के हैं तो एक भी क्लास मिस नहीं हुआ है और जो भी क्लास मिस होता है ना उसके लिए दूसरे टीचर्स आ जाते हैं, वही क्लास लेने। और मैम हम लोग का कोई भी क्लास छूटने नहीं दी है आज तक और यहाँ पर साफ़ सफाई भी बहुत अच्छा से होता है और पता नहीं यहाँ पे तो जो स्कूल में हंगामा हो रहा है इसके पीछे कौन लोग हैं? सर, हमको लग रहा है ना ये लोग जैसे बोल रहे हैं कि सर लोग कुछ बोले हैं ये लोग को, इसलिए ऐसा कर रही है। चलिए ठीक है। तो जो आपके प्रिंसिपल पे जो आरोप लग रहा है वो बेबुनियाद है? यस सर, मतलब हम जब से स्कूल है ना तो मैम तो ऐसा कुछ मतलब हम देखे ही नहीं है। अदिति कुमारी, मैं आपको भी ये कह रही हूँ कि हमारे स्कूल में जो भी चल रहा है ये बहुत ख़राब हो रहा है। मैं 7th क्लास से यहाँ में पढ़ रही हूँ
मैं सब देख रही हूँ। यहाँ तक कि प्रिंसिपल मैम भी उस टाइम पे नहीं थी, दूसरी प्रिंसिपल थी। मैम के होने से यहाँ पे एजुकेशन अच्छा हुआ है, यहाँ पे सब कुछ को ध्यान में रखा जा रहा है, साफ सफाई को ध्यान में रखा जा रहा है। और खाने को जो यहाँ पे बोला जा रहा है कि खाना हमारा अच्छा नहीं मिल रहा है, यहाँ पे सांप डाला हुआ है, ये गंदा है, वो गंदा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। मैम हमें अच्छा से खाना अच्छा खिला रही है, हमारे ठंडा में सब कुछ अच्छा से इम्प्रूव करवाए ताकि हमारे हेल्दी रहे, सब कुछ अच्छा से साफ सफाई हो रहा है। हमारे पढ़ाई को लेकर भी मैम अच्छा से कर रही है, सबको सब क्लासेस एक क्लासेस भी नहीं छूट रही, सब क्लासेस हो रही है। और तो और जो सोशल मीडिया का भी ये बोल रही है कि ख़राब है, मैम ये सब कर रही है, वो सब कर रही है। ये लोग इंस्टा में ये नाम डाल के रखी है कि मैम प्रिंसिपल को हटवा रही है और मेरे पास हटवा दिया है। इसका इंस्टाग्राम चलाते हैं इस्लाम से। इसका प्रूफ हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास भी है। और तो और यहाँ पे ये लोग पढ़ने के लिए नहीं आती है, स्कूल से निकलती है, अपने माँ बाप को बोलती है कि हम लोग स्कूल जा रही है, स्कूल यूनिफॉर्म में, और वहाँ से चली जाती है कहीं और, पार्क जाती है, कहीं और जाती है। तो ये स्कूल बदनाम करने के लिए ये लोग कुछ भी कर रही है, सब कुछ भी जो यहाँ पे प्रूफ हो रहा है, सब कुछ ये लोग झूठ कर रही है। यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है। यहाँ से ये लोग घर से निकलती है, ये बोलता है कि हमारे स्कूल जा रहे हैं, वहाँ पर स्कूल में जाकर ये लोग बदनाम करते हैं, रोकते हैं। तो फिर उन्हें इन लोग को डिसिप्लिन में करने के लिए अभी हम लोग को यहाँ पे संगठन बन की है, स्थापित की है हम लोग को मंत्रिमंडल ये सबको, और हम लोग इन लोग से हर तरह के डिसिप्लिन फॉलो कराने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सब हमारी दीदी ये सबको, हमारे बच्चे ये सबको ये सब पसंद नहीं आ रहा है। मैम फ़ोन लाने के लिए मना कर दिया, ये सब इन लोग को पसंद नहीं आ रहा है। इसीलिए ये लोग झूठ का जो होना नहीं चाहिए, जैसे कि ये बोल रही है कि अन्नपूर्णा उन्हें चप्पल से मारा, इन्हें मारती है, ये करती है, ये सब झूठ है। ये सब नहीं करवाई अन्नपूर्णा। मैं बचपन से मैं यहाँ से पढ़ रही हूँ, मैं जान रही हूँ कि अन्नपूर्णा मैम कैसी है कैसी नहीं है, हमारी प्रिंसिपल मैम कैसी है। हमारी प्रिंसिपल मैम बहुत अच्छी है सर, उन्हें प्लीज़ ना हटाया जाए, हमारी रिक्वेस्ट। जब मैम बोले हम लोग पढ़ के क्या करेंगे? कौन मैम बोली बताओ? अन्नपूर्णा मैम क्या बोली? स्कूल जब रखी है तो हम लोग बंद कराइए, स्कूल का है खोल के रखी है, सब टीसी कटवा ले, क्यों रखी है? खाली पढ़ाना नहीं है तो क्यों स्कूल खोल के? इस क्लास में कुछ पढ़ाई नहीं हुआ है ना, 7 क्लास में मेरी मम्मी कंप्लेन की तो आवाज चिल्ला के बोलती, ज्यादा बोलने वाली हुई है तुम। कितना टीचर है यहाँ, कितना टीचर है? वो नहीं पता। आपको पता ही नहीं कितना टीचर आपके विद्यालय में है? नहीं, टीचर पढ़ाई होता है तो होता, नहीं होता नहीं होता है। टीचर को पहचानते हैं कि नहीं? कौन कौन है टीचर बताइए? सब अच्छे पढ़ाते हैं। कैसे, क्या समस्या है तुमको? जब आज हम लोग की इंग्लिश वाली टीचर नहीं है रेखा मैम, तो हम प्रिंसिपल मैम के पास आए, तो मैम को बोले मैम हम लोग का अरेंजमेंट क्लास नहीं लगा है, तो मैम बोली ना अच्छा ठीक है नहीं लगा है, तो फिर तो हम देख रहे हैं, तो मैम बोली कि अभी हम लोग को कुछ टेंशन है, तो हम बोले ठीक है मैम। तो उसके बाद फिर मैम फिर 9th क्लास की दीदी लगाई, उसके बाद फिर 9th क्लास की दीदी लगाई, उसके बाद फिर हम आने लगे मैम, तो फिर मैम को बताया कि मतलब अभी का क्या होगा अरेंजमेंट क्लास। मैम बोली ना कि जाओ तुम लोग पढ़ के क्या करोगे, तो हम लोग पढ़ के आज क्या समस्या, आज क्या दिक्कत है, आज क्या हुआ? क्या नाम है, क्या नाम है, नाम क्या है? राधिका कुमारी। ठीक। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि कल मैं छुट्टी में थी और मुझे पता चला कि हमारे बच्चे हमारे ही खिलाफ डीसी सर के पास है सो आवेदन लेके गए। तो जब मुझे पता चला तो फिर मैं आप लोगों को सूचना दी, मैं अपनी बात उसी के संदर्भ में रखना चाहती हूँ। बात देखिए यहाँ से शुरू हुई कि जब हमारे इस सत्र का रिजल्ट एसओई का रिजल्ट हमारा सबसे खराब हुआ। हमारे ज़िला में आप लोगों को पता होगा 4 एसओई है, उसमें सबसे खराब रिजल्ट हमारे स्कूल का हुआ। जब रिजल्ट खराब हुआ तो हमारे राज्य के द्वारा हमसे एक समीक्षा बैठक में मेरे से ऑनलाइन मांगा गया कि आपका रिजल्ट, मैडम आप अपना रिजल्ट दीजिए। मैंने अपना रिजल्ट सबमिट किया, सारे टीचर से सब्जेक्ट वाइज उनका रिव्यू लेके मैंने राज्य को सबमिट किया। इसके बाद राज्य से एक चिट्ठी निकली जो डीसी सर को थी। उपायुक्त महोदय को ये निर्देश दिया गया कि सारे एसओई से एक रिव्यू मीटिंग करें और उनसे पूछें कि रिजल्ट स्कूल का क्यों खराब है। इसके बाद जब हमारी मीटिंग हुई एसओई की तो मुझे डीसी सर के द्वारा पूछा गया कि मैडम आप क्या करती हैं। मुझे बहुत फटकार लगाया गया कि आप बैठी रहती हैं, आप कुछ नहीं देखती हैं। आपका बच्चा 86 बच्चा है आपका ये मैट्रिक में और 34 बच्चा मैथ में फेल है। आपका 7 बच्चा कॉमर्स में है, 2 बच्चा पास है। मैडम 28% आपका रिजल्ट है। आप क्या करती हैं, आपको यहाँ से फिर मैं भेज दूँगा नोएडा। सो आप जाके वहाँ पे उन लोगों से स्पष्टीकरण मांगी। मैंने बोला कि सर मैं आज ही उन लोगों से स्पष्टीकरण मांगती हूँ।
मैं आई स्कूल, मैंने एक मीटिंग की सारे टीचर से और उस मीटिंग में मैंने बताया कि आज रिव्यू मीटिंग हुआ, डीसी सर के द्वारा ऐसा ऐसा बोला गया, तो जिन टीचर का रिजल्ट खराब है उनसे हम लोगों को मैंने स्पष्टीकरण मांगा उन लोगों से। तो मैं स्पष्टीकरण देने में वो लोग आनाकानी करने लगे कि नहीं ऐसा नहीं है, मैथ में बहुत जगह रिजल्ट खराब है, आप पता कर लीजिए। तो मैंने बोला कि जो मुझे निर्देश दिया गया है मैं उसी को फॉलो करूँगी, आपको स्पष्टीकरण देना होगा। इसके बाद वो लोग धीरे धीरे मेरे से उसी समय से वो लोग मेरे से अनवार्ड हो गए। मैं इस स्कूल में पिछले 7 सालों से काम कर रही हूँ और 3 साल से मैं प्रभार में हूँ। मुझे प्रभार भोर सिंह सर के द्वारा दिया गया। पिछली जो हमारी प्रिंसिपल थी उन पर कार्रवाई करते हुए मुझे सोचिए इस स्कूल में इतने सीनियर टीचर हैं, उनके होते हुए मुझे प्रभार दिया गया। भोर सिंह सर आए और मेरे से क्वेश्चन एराइज किए और मैंने उस सारे क्वेश्चन के आंसर सही दिया और उन्होंने इमीडिएटली एक लेटर निकाला कि इनको प्रभार दिया जाए। समीक्षा बैठक हुई डीसी सर के द्वारा, उसी में मेरा नाम नामित किया गया और मुझे प्रभार दिया गया। मैं 3 साल से यहाँ कार्यरत हूँ प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में। अगर मेरा बस यही कहना है आपसे कि अगर मैं गलत हूँ या अगर इतने दिनों से बच्चों को मेरे से कोई भी परेशानी थी तो वो पहले भी पदाधिकारी के पास जा सकते थे, मतलब वो डीसी सर के पास जा सकते थे, डीओ सर के पास जा सकते थे, डीएससी सर के पास जा सकते थे, लेकिन कभी हमारे बच्चे मेरे खिलाफ कहीं नहीं गए। आज जो बच्चे मेरे लिए उग्र हो गए हैं ये बच्चे कभी मेरे खिलाफ नहीं गए। क्या कारण आपको हुआ ऐसा क्यों? यही मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे सारे बच्चे हमसे इन्वाइड नहीं है, उनकी भी बात हमारे कम से कम हमारे यहाँ 900 बच्चे हैं, 900 बच्चे हमारे स्कूल में हैं। ये लोग कुछ बच्चे जो हमारे जो ये बच्चे हैं उन लोगों को लेके ये एक पर्टिकुलर क्लास 12 के बच्चे हैं। देखिए मैंने टीचर को बस यही कहा स्पष्टीकरण लेने के बाद कि आप लोग लंच आवर में जब आप लोग बाहर जाते हैं तो आप लोग तुरंत लंच आवर में तुरंत जैसे ही बेल लगता है आके क्लास में जाइए। ये लोग क्या करते थे कि लंच के समय निकलते थे और लंच के बाद ये लोग है सो 3 बज जाते थे, 2:30 बज जाते थे। इस पर मैंने रोक लगाई इनको, मैंने कहा कि आपको क्लास आवर में क्लास में रखना है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्लासेस की बहुत कमी है, क्योंकि हमारा स्कूल इस जिला का मुख्यालय का सबसे बड़ा स्कूल है। ये क्यों है? क्योंकि यहाँ नर्सरी से लेकर 12वां तक के बच्चे पढ़ते हैं। तो हमारे यहाँ 1 से 5वां में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 टीचर हैं और 6ठा से 8वां में 2 टीचर हैं। अब बताइए अगर मैं हाई स्कूल के टीचर से क्लास नहीं करवाऊँगी तो क्या मैं उन लोगों का जितना भी सिलेबस है कंप्लीट करवा पाऊँगी? क्योंकि ये इंग्लिश माध्यम स्कूल हो गया है, तो जैसे ही ये मीडियम चेंज हो गया हमारा सारा बुक इंग्लिश मीडियम में हो गया। इंग्लिश मीडियम में जैसे ही हमारा बुक हुआ तो टीचर्स को ये होने लगा कि अब यहाँ पे बर्डन हो गया है। वो ऐसे टीचर मेरे लिए अगेंस्ट खड़े हुए हैं जो कि प्रतिनियुक्त हैं, मतलब कोई बरवाडी से आए हैं, सारा मेरे पास रिपोर्ट है, कोई बालूमाथ से आए हैं, कोई चटकपुर से आए हैं, मतलब सारे दूर दूर के यहाँ डेपुटेशन करवा के आए हैं। जब ये एसओई नहीं था तो इनकी डेपुटेशन यहाँ पे हुई है प्रतिनियुक्त। अब एसओई जैसे भी हुआ तो यहाँ काम बढ़ गया, क्लासेस बढ़ गए। अब क्लासेस बढ़ गए तो एक टीचर को 6 पीरियड 5 पीरियड लेना पड़ता था। वो बोलते हैं मुझसे कि मैडम इतना काम नहीं हो पाएगा, हम इंग्लिश में नहीं पढ़ा पाएंगे। मैंने इसकी जानकारी अपने डीओ सर को, अपने डीएससी सर को भी दी है कि सर मुझे शिक्षक की आवश्यकता है, हमारे प्राइमरी विंग्स के लिए कुछ टीचर दे। उनके द्वारा मुझे आश्वासन दिया गया कि अभी आचार्य की जो बहाली हो रही है उसमें आप लोगों को कुछ शिक्षक मिलेंगे। मैं बस इंतजार कर रही थी शिक्षक की। उस दौरान मेरे जितने भी भीटी टीचर हैं, वोकेशनल ट्रेनर जो कॉन्ट्रेक्चुअल होते हैं, सब चूँकि उन लोगों का सिर्फ एक ही क्लास होता है तो मैंने उन लोगों को सारे लोगों को प्राइमरी विंग्स में क्लास लगा दिए। तो फिर सर वो धीरे धीरे क्लासेस स्मूथली चलने लगी। इस तरह से मैंने काम किया। पहले हमारे स्कूल में 2 क्लास को मैं मर्ज करके बैठाती, जैसे पहला और दूसरा को मर्ज कर दिया क्योंकि हमारे पास जगह नहीं था। फिर जो मैं आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे कमरों को मैंने पंखा और वहाँ स्मार्ट बोर्ड और बॉल लगा के कुछ बेंच को घुसा के और मैं पहला और दूसरा क्लास को सेपरेट की, तीसरा और चौथा क्लास को सेपरेट की, मतलब मैंने अलग अलग की। अब ये हो गया कि क्लासेस हमारे स्मूथली चलने लगे। पहले क्या होते थे कि एक ही टीचर 2 क्लास देख लेते थे, अब 2 टीचर को अलग अलग जाके पढ़ाना होगा। दिक्कत यहाँ से स्टार्ट हो गई।
वो लोग बोले कि हम लोग पीजीटी हैं तो हम लोग 6-7 क्लास में जाके नहीं पढ़ाएंगे। हमको जिला से और राज्य के द्वारा ये बोला गया है कि जितना संसाधन आपको दिया गया है आपको स्ट्रिक्टली उन्हीं से काम करवाना होगा। अभी आपको एक्स्ट्रा टीचर नहीं दिए जाएंगे क्योंकि हमारे विद्यालय में सेंसन पोस्ट बहुत कम है, सिर्फ और सिर्फ 11 है, जो 11 है। हमारे यहाँ मैथ के 2 टीचर के होने के बावजूद हमारे स्कूल में 34 बच्चे मैथ में फेल हैं। हमारे यहाँ कॉमर्स के 2 टीचर होने के बावजूद सिर्फ और सिर्फ 2 बच्चे पास हैं। मैं उनसे यही बात बोली कि आप लोग अपने पढ़ाने के क्रम में सुधार लाइए। जैसे कि CBSE कहता है कि आपको केस स्टडी करवाना है, आपको मॉडल सेट करवाना है, आपको है सो इन लोगों को नोट्स बना के देना है। हमारे टीचर कोई तैयार नहीं है, वो स्प्लिट सिलेबस के अनुसार नहीं चलने लगे। धीरे धीरे ये नतीजा आ गया कि मेरा इस सत्र का रिजल्ट बहुत ही खराब है, बहुत खराब। तो मैं यही कहना आप लोगों से चाहूँगी कि अगर ये, मैं आपको एक और जानकारी देना चाहती हूँ कि जब ये मामला आया तो ये लोग गुटबंदी करके सारे टीचर को लेके, और ये लोग उस दिन भी मैं छुट्टी में थी तो ये लोग DC सर के पास गए। DC सर को इन लोग ने आवेदन सौंपा कि मुझे प्रधानाध्यापिका के द्वारा लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके द्वारा है तो बच्चों को प्रताड़ित किया जा रहा है। तो DC सर को जब ये जानकारी मिली तो उन्होंने एक टीम गठित कर दी, टीम गठित जिसमें SDO सर थे, DO सर थे और DSC सर थे। वो तीनों टीम गठित करके उन्होंने यही कहा कि आप जाके जांच कीजिए कि स्कूल में क्या हो रहा है। DO सर, DSC सर और SDO सर हमारे विद्यालय में निरीक्षण करने आए। निरीक्षण के दौरान भी मैं स्कूल में नहीं थी, उस दिन भी मैं SL में थी, उस दिन मैं छुट्टी में थी। इसके बाद हमारे तीनों पदाधिकारी निरीक्षण किए हमारे स्कूल का, हमारी अनुपस्थिति में सारे बच्चों का बयान लिए। उस दिन हमारे बच्चे हमारे खिलाफ नहीं बोले, आप उन लोगों से एक बार पूछ सकते हैं। और कुछ जानकारियाँ जैसे मिली वो लेके कुछ बच्चे खड़े होके, हमारे से इनवाइट बच्चे खड़े होके बोले। तो इसके बाद जैसे ही DO सर बोले कि ठीक है अब मैं जा रहा हूँ, अब जब मैडम आपकी आएंगी तो मैं उनका भी पक्ष सुनूंगा, फिर मैं फैसला दूंगा। जैसे ही मुझे इसकी जानकारी मिली कि हमारे सर, हमारे ऑफिसर जो टीम बनाई गई थी मेरे लिए वो आ गए हैं, तो मैं आके उनसे कांटेक्ट की, मैं उनसे मिलने की कोशिश की। सर बोले कि आपको भी बोलने का मौका दिया जाएगा, मैं खुद आपको बुलाऊंगा, आप धैर्य रखिए। लेकिन मुझे कोई मौका नहीं दिया गया, ना ही उनके द्वारा मुझे बुलाया गया। मैं इंतजार करते रही। जांच का आज 4 दिन हो गया है, मुझे कोई जानकारी नहीं मिली, मुझे उनके द्वारा नहीं बुलाया गया। तो फिर मैं क्या की कि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, ये सबको देख के मैं कल फिर छुट्टी में चली गई। छुट्टी में मैं जैसे ही गई, जब मैं छुट्टी में जा रही हूँ तो ऐसा हो रहा है स्कूल में कि सारे बच्चों को लेके अभी जांच प्रक्रिया चल ही रही है, अभी पूरे का जांच मेरे पे गठित ही है, अभी जांच हो ही रहा है। इसके बावजूद ये सारे बच्चों को लेके, जो कुछ बच्चे हैं हमारे, सारे बच्चे नहीं, आप सारे बच्चों से मिल सकते हैं, को लेके ये लोग DC सर के पास कल आवेदन लेके चले गए। ये शिक्षक है रमन कुमार साहू, जो हमेशा कहते हैं कि DO अब मेरे वो के आ गए हैं, मेरे बिरादरी के आ गए हैं और वो मेरे रिलेटिव हैं, तो आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं। ये चटकपुर से आए हैं, इनका यही कहना है कि मैं PGT हूँ, मैं क्यों क्लास में। ये हमेशा मेरे से धमकी देते रहते हैं और 10 हम लोग का स्टाफ खर्चा है, ऐसे करके उत्तम जी और नीरज जी के द्वारा मुझे बोला गया। वो बार बार मेरे से पैसे, मैं पैसे लेती ही नहीं हूँ, मैं पैसे कहाँ से दूँगी। आप सोच के देखिए कि ये सेंटर का स्कूल है, हर गली से कोई मंत्री गली का पैरवी आता है, कोई मंत्री गली से, कोई विधायक गली से यहाँ बच्चा पढ़ता है। यहाँ के पेरेंट्स इतने जागरूक है, ये सेंटर का हमारा स्कूल है। अगर मैं यहाँ गलत करूँगी, बताइए, ये बच्चे जिनका 5 रुपया बाकी रह जाता है किसी दौरान, तो ये मेरे से मांगने आते हैं कि मैडम 5 रुपया बाकी रह गया था, 5 रुपया हमको दे दीजिए। और अगर किसी भी प्रकार का लेन देन है उसकी मुझे कोई जानकारी नहीं। क्योंकि मुझे पता है कि मैंने, आप बच्चों से एक बार पूछ सकते हैं, आप बात कर सकते हैं, और भी बच्चे हैं यहाँ पे। अब ये लोग कहते हैं, बताइए कि आपको सब धमकी देते हैं कि आपको हटवा देंगे। अब आप देखिए मैडम क्या क्या होता है आपके साथ। हमको DO ऑफिस से बोला गया ये बात, मुझे तो अभी तक ये नहीं बुला के बोला गया कि मैडम जांच हो गई है तो आप भी अपना पक्ष रखिए। इसीलिए मजबूरी में आहत होके मैं आत्महत्या के कगार पे अब आ गई हूँ, इस तरह का हरकत देखी। और इसके जिम्मेदार भी हम सारे ऑफिसर्स होंगे। क्योंकि अब मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। जब इन लोगों ने जांच की
क्यों नहीं मेरा पक्ष पूछा? एक बार भी पूछना चाहिए था कि हाँ आ गई हैं तो हमें को बुला लेते। और इनके द्वारा, इनके उत्तम जी और नीरज के द्वारा लगातार मुझे दबाव बनाया जा रहा है कि मैडम कुछ नहीं होगा, ये सब होता है। मैं क्यों दूँ पैसे? मैं नहीं दूँगी, मैं यहाँ से हटना पसंद करूँगी, लेकिन एक सम्मान के साथ। जिस तरह से 3 साल मैंने काम किया है, ऐसा क्या हो गया कि नए डीओ सर जैसे ही बने तब से मेरे से बच्चे, मेरे टीचर एनवायर्ड हो गए। पहले 3 सालों से इन लोगों को यही शिकायत होती है, क्यों नहीं गया डीसी सर के पास? ये क्यों नहीं मेरे पास आके बोले कि मैडम हमको आपसे दिक्कत है, आपसे हमको दिक्कत है? आज ही क्यों? आज ऐसा क्यों ये बच्चे कर रहे हैं? मुझे बस यही जानकारी चाहिए। मुझे आप लोगों से यही कहना है कि आप लोग निष्पक्ष जांच करवाइए। क्या डीओ के द्वारा आप पर दबाव बनाया जा रहा है क्या? मुझे उत्तम और नीरज जी के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है। बार बार उन लोग के द्वारा दबाव जा रहा है कि आप देखिए आपके साथ में अब क्या करता है। उत्तम नीरज किस पोस्ट पर हैं? वो शायद कंप्यूटर ऑपरेटर है वहाँ डीओ ऑफिस में। वो लोग हमेशा पैसे का डिमांड करते रहते थे। मैं नहीं देती हूँ, मैं कहाँ से दूँगी? मैं नहीं दे पाऊँगी। यानी पूरा जो मैटर हुआ वो एक राजनीति के तहत किया गया है। आप सोचिए कि जब मैं स्कूल में नहीं हूँ तो हमारे बच्चों को बरगला के आज ये स्थिति आ गया है। आपको लग रहा है, मैं आप देख सकते हैं, मैं यहाँ 4 साल से प्रिंसिपल के पद पे हूँ कि यही मेरे बच्चे हैं। ये क्यों नहीं मेरे खिलाफ गए? 1 साल में जाते, 2 साल में जाते, 3 साल में जाते। आज जब ये नए डीओ सर बने तो फिर क्यों ऐसा हो रहा है? पहले क्यों नहीं हुआ? पहले डीसी सर थे कि नहीं? बच्चे मेरे जा सकते थे। कि पैसा हमसे मांगा जा रहा है? नहीं, इसकी शिकायत मैं उन लोगों को बोली कि मैं नहीं दूंगी, मैं नहीं दूंगी, जो करना है कर लीजिए। मैंने बोला, मैं इसकी शिकायत कहीं नहीं की, क्योंकि मैं सोची कि अगर डीओ सर मुझे बुलाएंगे तो मैं उनको बोलूँगी ये बात। मैं उनका वेट कर रही थी कि वो मुझे यही डीओ ऑफिस से बोला गया कि मैडम आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बुलाया जाएगा, क्योंकि 50% जाँच हो चुकी है मैडम। 50% जाँच आपका जब होगा आपसे बात करके तब किया जाएगा। मैं उसी का इंतजार कर रही थी कि 50% जाँच होगा, मुझे बुलाया जाएगा, लेकिन अभी तक मुझे नहीं बुलाया। मुझे बोलने का कोई मौका नहीं दिया। मजबूरन में सोचिए, मैं कभी भी अपने बच्चों को मीडिया में नहीं शामिल करना चाहती थी। ऐसा नहीं है कि हमारे बच्चे नहीं हैं, वो हमारे लिए नहीं बोलेंगे। इसमें से बहुत ऐसे, आप क्लास चलिए, आप बच्चों से मिल लीजिए, मैं चाहूँगी आपसे मिलवाना, लेकिन सारे बच्चे मेरे से इन्वाइट नहीं हैं। वो तो बोलते हैं कि आपके आने से मैडम क्लास सुधर गया है, हमारा क्लास सेपरेट हो गया। बताइए, मैं प्रिंसिपल हूँ, आज इस बिल्डिंग में लाइन बनवाती हूँ, उस बिल्डिंग में लाइन खराब हो जाता है। 2-2 दिन में मोटर चल जाता है। ठेकेदार द्वारा हमको जो ये बना के दिया है, कहीं कुछ ढीला है, उसको मुझे देखना पड़ता है। मैं अकेले, एक तो मैं महिला हूँ, मैं दौड़ के काम करती हूँ। इन लोगों को सहयोग करना चाहिए। सीएम एक्सीलेंस स्कूल जो बालिका विद्यालय है, वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं उनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि आप हर महीना उनसे 30,000 रुपया मांगते हैं बड़े साहब को देने का नाम पर। ऐसा कोई बात नहीं है, और उनसे ज्योतिष सोना से हमारी कभी बात होती ही नहीं है। जब भी किसी तरह कोई रिपोर्ट हो या किसी तरह विद्यालय के बारे में कुछ पूछना होता है तो अन्नपूर्णा पांडे को हम फोन करते हैं, उनको फ़ोन भी नहीं करते हैं। और जो भी बोल रही है उसका आरोप, उनके ऊपर जो आरोप लगा है इसलिए सब बोल रही है। ऐसा कुछ नहीं बोल रही है कि जब से नए साहब आए हैं तो आप वो बोल रहे थे कि आप उनके खासम खास हैं, पैसा नहीं दीजिएगा तो आप पर कार्रवाई हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे बात हम उनसे हमारी कोई बात हुई नहीं। जो ही बोलिए सब झूठ बात। लातेहार से सी न्यूज़ संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। प्रयागराज कमिश्नरेट के सोनाव थाना क्षेत्र में गुमशुदा युवक सुमित कुमार उर्फ साहिल की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। थाना सोनाव और एसओजी सर्विलांस सेल गंगानगर की संयुक्त टीम ने मामले में एक आरोपी शिवम राय को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किया गया हथौड़ा और 2 सिम कार्ड बरामद किए हैं। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी शिवम राय को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि सुमित और वो एक ही लड़की से प्रेम करते थे। इसी बात को लेकर उसने सुमित को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। आरोप है कि 23 जुलाई को वो सुमित को गंगा जी के किनारे रेलवे लाइन के पास ले गया और हथौड़े से वार कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार आरोपी ने पहचान छिपाने के लिए शव को जलाने का प्रयास किया और सुमित के मोबाइल व सिम का इस्तेमाल कर परिवार वालों से फिरौती की मांग की। आरोपी ने करीब 50 लाख रुपए की मांग की थी, जिसमें परिवार वालों ने कुल 7,000 रुपए दिए थे। 23 तारीख को थाना सोराव अंतर्गत ग्राम भदरी से दिन में सुमित उर्फ साहिल उम्र 20 वर्ष गुमशुदा हो गया था, जिसके परिजन द्वारा पुलिस को एक दिन ढूंढने के बाद अगले दिन 25 तारीख को सूचित किया गया कि जो लड़का है वो बाल कटाने के लिए घर से गया था और उसके द्वारा बाद में वो घर लौटा नहीं है। इसी बीच में 24 तारीख को उनके जो गुमशुदा है उसके छोटे भाई के मोबाइल पर एक इंस्टाग्राम अकाउंट से फिरौती के लिए
15,000 रुपये मांगे भी गए थे। इस सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा इसमें कार्रवाई करते हुए गुमशुदगी दर्ज की गई और इसको ढूंढने के लिए टीमों का गठन किया गया। इस संबंध में जब जो फिरौती के लिए जो पैसा मांगा गया था उसमें परिजनों द्वारा कुछ पैसा ट्रांसफ़र किया गया था। उसमें से 24 तारीख को जो 1,000 रुपये उस अकाउंट से जो उसने भेजा था वो निकाला गया था। इस अकाउंट की जब जानकारी की गई तो ये जो गुमशुदा था उसी के ही नाम पर ये अकाउंट था और कुछ दिनों पहले ही खोला गया था। इसके बाद साइबर सेल और सर्विलांस की टीम लगातार इस पे जो कम्युनिकेशन हो रहे थे इंस्टाग्राम पे उसको मॉनिटर किया गया और उसके माध्यम से लोकेशन ट्रेस करते हुए 30 तारीख की रात्रि को शिवम पुत्र राजी निवासी कसारी थाना नवाबगंज को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से एक हथौड़ी और 2 सिम बरामद हुई। उससे जब पूछताछ हुई तो उसके द्वारा पूरा घटना का खुलासा किया गया। यह जो शिवम है ये मृतक के बुआ का सगी बुआ का लड़का था और दोनों हमउम्र थे और दोनों दोस्त थे और ये आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते थे, एक दूसरे की अपने चीज़ें शेयर करते थे। तो जो सुमित था उसकी एक गर्लफ्रेंड थी जिसके जिक्र ये अक्सर अपने बुआ के लड़के शिवम से किया करता था और उसकी धीरे धीरे दोनों की शिवम और उसकी गर्लफ्रेंड की भी बातचीत होने लगी और कई बार उसने उसका मोबाइल भी रिचार्ज किया था। इस चीज़ को जो सुमित को ये चीज़ जब जानकारी हुई तो उनके बीच में इस संबंध में लड़ाई झगड़ा हुआ और शिवम यह समझने लगा कि जब तक ये जीवित है तब तक उस लड़की से इसकी बातचीत नहीं हो पाएगी। तो उसको उसने रास्ते से हटाने के लिए सुनियोजित प्लान करते हुए लड़के को जो अपने मामा के लड़के सुमित को बुलाया 23 तारीख को और फाफामऊ बेला कछार में ले जाकर उसकी वहाँ पे हत्या की। हत्या कर हथौड़े से चोट पहुँचाकर उसके बाद जो अपने साथ लाए हुए पेट्रोल से उसको छिड़क के वहाँ पे उसने बॉडी को आग लगा दी, जिससे बॉडी वहाँ से पूरी जल गई और उसकी कुछ हड्डी के ही अवशेष बाद में उसके द्वारा बरामद कराए गए। पूछताछ पे उसके द्वारा बताया गया कि वो जो लड़की है उससे वो एक तरफा प्यार करता था और उसने उससे बीच में बात भी करता था, पर लड़की ने उसे ब्लॉक कर दिया था और वो अक्सर अपने जो मामा के लड़के सुमित को उससे बात कराने के लिए कहा करता था, पर वो उसको डांट देता था। इस चीज़ से क्षुब्ध होकर उसने ये पूरा कार्रवाई की और जब उसको मार दिया तो उसी के फ़ोन और उसी के सिम का इस्तेमाल करते हुए उसके द्वारा फिरौती मांगी गई 15,000 रुपये की, ताकि उसके घर वाले गुमराह हो सकें कि उसका अपहरण हो गया है और वो उसके द्वारा जो कृत्य किया गया है उससे वो किसी का शक न जाए। तो जो सर्विलांस टीम द्वारा और साइबर टीम द्वारा इस पूरा जो इसका कम्युनिकेशन है उसको ट्रेस करते हुए इसका खुलासा किया गया। इसमें थाना और साइबर और सर्विलांस की टीम के द्वारा बहुत अच्छा कार्य किया गया है। अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, सुसंगत धाराओं का तरमीम किया गया है और उसको जेल भेजा जा रहा है और इसमें विधिक कार्रवाई प्रचलित है। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता सलमान की रिपोर्ट। अकोदिया अखंड हिंदू युवा संगठन के नवनियुक्त पदाधिकारियों जिलाध्यक्ष हेमंत मेवाड़, जिला उपाध्यक्ष ओम प्रकाश मेवाड़ और जिला मंत्री दलपत सिंह जादौन का नगर में विभिन्न स्थानों पर भव्य स्वागत किया गया। हुकुम सिंह मेवाड़, रमेश राजपूत और चंगीराम ठाकुर के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रमों में पदाधिकारियों का फूलमालाओं से सम्मान कर सफल कार्यकाल की शुभकामनाएं दी गईं। इस दौरान राजहंस मेवाड़ा, रमेश मेवाड़ा, सुनील वर्मा, दीपक अग्रवाल, प्रकाश केवट, धर्मेंद्र सिंह ठाकुर, राजू फ्रूट सहित अनेक कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि और नागरिक उपस्थित रहे। मैं अखंड हिंदू संगठन का जिलाध्यक्ष बना हूँ। मुझ पर संगठन ने विश्वास करा है। जो हिंदू समाज अनेक तबकों में बटा हुआ है उनको एक करना, जो हिंदू समाज की बहुत सारी मांगे हैं, बहुत सारे अलग अलग पंथों में बटा है, उनको सबको एक करके एक जाजम पर लाना। संगठन को किस प्रकार से आगे बढ़ाएंगे? अभी संगठन में हमने जिले की कार्यकारिणी घोषणा करी है, उसके बाद तहसील, जिला, तहसील, नगर तक, मतलब उनको निचले स्तर तक उतारेंगे, गाँव तक। अच्छा, आप जिलाध्यक्ष बने हैं तो युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ेंगे जो समाज को शून्य से शिखर तक की ओर ले जा सके। जैसे नए युवाओं को हम जोड़ेंगे। शाजापुर से सीनियर संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। शाजापुर में ग्राम रानी बड़ौत के पूर्व सरपंच गोपाल सिंह मेवाड़ के पुत्र एवं भारतीय सेना में 18 वर्ष तक हवलदार रहे सेवानिवृत्त सैनिक धीरज सिंह मेवाड़ का मध्य प्रदेश शासन के तकनीकी शिक्षा विभाग में प्रशिक्षक अधिकारी पद पर चयन होने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर जनपद पंचायत उपाध्यक्ष गोविंद मंडलोई, सरपंच विक्रम राठौर, भगवत सिंह सोनगरा, डॉक्टर संजय देशमुख, दिनेश राजपूत,
सतीश शर्मा, हरि सिंह सोनगरा, हेमंत राजपूत, महेंद्र सिंह बाघेला, सुरेंद्र जायसवाल, मंगल सोनगरा, महेश मेंबर, अचल सिंह मेवाड़, गुलाब सिंह सोनगरा, शिक्षक भगवत सिंह, महेंद्र प्रताप सिंह, आंचलिक पत्रकार संघ के जिला अध्यक्ष रमेश राजपूत, छात्र हर्षवर्धन सिंह सहित बड़ी संख्या में ग्रामवासी मौजूद रहे। उनकी उपलब्धि को युवाओं के लिए प्रेरणादायक बताया गया। मैं 18 वर्ष मैंने सेना में सेवा दी, उसके साथ साथ में मैंने जो तकनीकी शिक्षा की जो कौशल जो है मैंने सेना के अंदर ही रहते हुए मैंने सीखा। सेना की जो तकनीकी शाखा है उस शाखा के अंदर में मेरा सिविल डिपार्टमेंट था और उसी में मैंने तकनीकी शिक्षा ग्रहण करी। और आज मैं तकनीकी शाखा के जो ITI जो भारत सरकार का कौशल विकास योजना है, जो बहुत अच्छी योजना है जिसके अंदर में बच्चों को प्रशिक्षित किया जाता है, उस प्रशिक्षित शाखा में मुझे प्रशिक्षक अधिकारी के का पद पे चयन हुआ है। और इसके लिए मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। इसमें जो है मेरे परिवार और मेरे गुरुजनों और सभी मेरे साथियों का बहुत सहयोग रहा और साथ साथ में उनके बहुत प्रकार के जो सहयोग और गाइडेंस से मुझे यह सफलता आज प्राप्त हो पाई है। इसका आपने सफलता हासिल की, इसका श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? इसमें इसका पूरा श्रेय मेरे माता पिता, परिवार के सदस्यों और मेरे गुरुजनों का अनुसरण जिन्होंने मुझे इसके लिए प्रेरित किया और साथ में मेरे जो साथी थे जिन्होंने मुझे इसके लिए हौसला अफजाई किया, साथ साथ मुझे इसके लिए पूरा सहयोग प्रदान किया, इसके लिए प्रेरित भी किया। अच्छा, 18 साल तक आपने देश सेवा की और वापस से आप सरकार की योजना के तहत जो सरकारी उसमें जा रहे हैं तकनीक शिक्षा में, तो आप अपना अनुभव कैसे क्या आपने? मैंने कोर ऑफ इंजीनियर की जो इंजीनियरिंग शाखा है उसमें मैंने 18 साल सेवा की। उसमें सेवा में रहते रहते मुझे कई जगहों पे मैं पदस्थ रहा। सेना में सभी तरह के कार्य मुझे करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और सेना में मैंने 18 साल सेवा दी। और आज मैं 18 साल सेवा करके जब आज घर आया तो गाँव परिवार सभी लोगों ने मुझे पूरा सहयोग दिया और इसके लिए दोबारा मैं सर्विस ज्वाइन करूँ, इसके लिए मुझे सबने प्रेरित किया। उसी प्रेरणा के तहत ये जनवरी में इसकी वैकेंसी जो ASB है उसके द्वारा इसका ओपन हुआ और मैंने उसमें फॉर्म फिलअप किया और साथ में जो एक 35 से 40 दिन का समय था, उस 40 दिन के दौरान मैंने 6 घंटा 8 घंटा कम से कम या 10 घंटा तक भी कभी कभी जो है पढ़ाई की और लगातार लगा रहा, तो ईश्वर ने सफलता मुझे प्रदान की। अच्छा, आपने गांव के युवाओं को भी गाइडेंस किया है और गांव के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? गांव के युवाओं को मैं संदेश देना चाहता हूं कि जिस पोस्ट पे मेरा सिलेक्शन हुआ है बहुत अच्छी पोस्ट है और इसमें रोजगार जो भारत सरकार का जो कौशल विकास योजना है उसमें बहुत तरह की संभावनाएं हैं और वहाँ पे कुशल कारीगर बनते हैं और बहुत कुशल हर क्षेत्र में, चाहे वो इलेक्ट्रिशियन हो चाहे वो मैकेनिकल हो, सभी तरह के कौशल विकास की योजनाएं मिलती हैं। स्वरोजगार का भी पूरे चांसेस हैं। तो मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि वो मन लगा करके अध्ययन करें और इसके लिए मेरी तरफ से जो भी मुझे होगा मैं भी उसमें सहयोग करूँगा उनके लिए। मेरा यही कहना है कि वो अगर उन्होंने लक्ष्य निर्धारित कर लिया है तो पूरे मन से अगर वो उसके लिए काम करेंगे तो वो 100% सफल होंगे। धन्यवाद। शाहजहाँपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। शाहजहाँपुर ग्राम पुलाय खुर्द के किसानों ने फसल बीमा राशि नहीं मिलने पर नाराजगी जताते हुए शुजालपुर SDM अर्पिता पाटकर को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने बताया कि पात्र होने के बावजूद लंबे समय से बीमा राशि लंबित है, जिससे उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस पर SDM अर्पिता पाटकर ने संबंधित अधिकारियों से जानकारी लेकर आवश्यक कार्रवाई करने और पात्र किसानों को शीघ्र फसल बीमा राशि दिलाने का आश्वासन दिया। शाहजहाँपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।